बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार सबको। तो देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पर देखो आप, पोएम का नाम लिखा हुआ द डक एंड द कंगारू दैट आई स्टार्टेड इन माई लास्ट क्लास। पिछली क्लास में बच्चों पढ़ाना आपको शुरू किया था हमने द डक एंड द कंगारू, माने बतख। मैंने कहा था ये बतख कौन सी है? ये बतख नहीं है, बतका है। मेरा मतलब ये है कि ये क्या है, ये बच्चों मेल डक यानी नर बतख है ये। तो एक नर बतख है, एक कंगारू है। उन दोनों की के आधार पर जो है एक कहानी, एक जो है पोयम बनाई गई है। कहानी नहीं है ये। और ये जो पोयम है बच्चों, ये कैसी है, कौन से वर्ष में लिखी गई है? तो बच्चों ये नॉनसेंस वर्ष में लिखी गई है। ठीक है, दिस पोयम इज कंपोज्ड इन नॉनसेंस वर्स। इस कविता का सृजन किया गया है। नॉनसेंस यानी क्या होता है? बेतुका। ये बेतुका छंद में लिखी गई कविता है। ये बच्चों हास्य तथा विनोदपूर्ण कविता है। ठीक है, तो ये तो हंसी मजाक वाली है। अब जरा देखना आपको बच्चों फर्स्ट पेरा और सेकंड पेरा, इसके पेरा नहीं बल्कि इनको पोएट्री में हम कहते हैं स्टेंजा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट स्टेंजा एंड सेकंड स्टेंजा हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ये बच्चों पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोयम। आज हम कविता का जो तीसरा स्टेंजा है वो पढ़ेंगे, वो पढ़ाऊंगा आपको। शेड द कंगारू टू द डक। बच्चों पहली लाइन ये है कि शेड द कंगारू टू द डक। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है। और आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू सिंप्लीफाइड द लाइन। आपको लाइन को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। और बच्चों यदि आप इस लाइन को सिंप्लीफाइड करते हो तो द मीनिंग विल ऑटोमेटिकली बी अंडरस्टूड। मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? सब्जेक्ट कौन है? शेड द कंगारू। तो बच्चों आपको कंगारू को, द कंगारू को आगे लाओ, द कंगारू। उसके बाद में आएगा सैड। और सैड बच्चों एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए सैड के बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन बच्चों जो टेल है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य बहुत आसान है। जैसे आप कहते हो सैम सेड सोफिया। सोफिया और एक है बच्चों सैम टोल्ड टू सोफिया। दोनों को ध्यान से देखो। यह बच्चों आपको ये समझाया, इसमें ये समझाना चाहता हूं मैं कि सेड बच्चों क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। आई टी वी। आई टी वी का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट तथा इसके बीच में क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो यहां पर टू का प्रयोग होगा। अब जाकर के सही हुआ है। इधर टोल्ड है बच्चों, इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बीच में ये नहीं आना चाहिए। अब बोलो शुद्ध क्या बनेगा? सैम सेड टू सोफिया, माने सेड के बाद में टू हमेशा आएगा और टोल्ड के बाद में टू कभी नहीं आएगा। ऐसी कई वर्ब्स होती है बच्चों, जैसे राम ऑर्डर्ड मी, ये सही है। राम ऑर्डर्ड टू मी, ये गलत है। तो बच्चों आप ये समझो कि आपको मैं कुछ साधारण क्रियाएं देता हूं, सम कॉमन वर्ब्स। ये बच्चों एक टैबलेट का नाम है, FORTA, फोर्टा। ये टैबलेट है, इसको लेने से क्या होता है? सर्दी जुकाम मिट जाती है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको? मैं बच्चों ये समझाना चाहता हूं, एफ का मतलब जानो आप, फॉरबिड। जानते हो फॉरबिड यानी क्या होता है? टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज को वर्जित करना किसी चीज को निषेध करना या निषिद्ध करना, किसी चीज की मनाही करना, फॉरबिड कहलाता है। फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरीके से बनती है। दूसरी देखो, ओ यानी क्या होता है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड बच्चों मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप ज्यादातर इसका प्रयोग सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट टेंस में करते हो। वैसे आप चाहो तो इसको ईडी को हटा दो, एक जैसी इसमें यूनिफॉर्मिटी देखिए, ऑर्डर हो गया है। फिर अब बच्चों रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ये हो गया रिक्वेस्ट। फिर अब बच्चों टेल,
TELL टेल, और ये अंतिम है बच्चों एडवाइज। ध्यान दो, जब आप कहते हो ही फॉरबेड मी टू डू दिस, उसने इस काम को करने से मुझको वर्जित किया, तो ही फॉरबेड मी, या बच्चों मी आ रहा है, बीच में क्या नहीं आ रहा, प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड टू मी, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। फिर बच्चों ही रिक्वेस्टेड मी, न कि रिक्वेस्टेड टू मी, उसी तरीके से ही टोल्ड मी, या ही टेल्स मी, न कि टेल्स टू मी, और अंतिम में बच्चों एडवाइज, ही एडवाइज्ड मी, न कि एडवाइज टू मी। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, ये जितनी भी वर्ब्स हैं बच्चों, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स। ये बच्चों बहुत साधारणतः इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, और इनमें गलती क्या करते हो आप लोग कि इन क्रियाओं के बाद में आप टू का प्रयोग कर देते हो, जबकि ये जो वर्ब्स ऐसी हैं, ऑल दीज वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वंस। ये समस्त क्रियाएं बच्चों इंट्रांजिटिव माने अकर्मक क्रियाएं हैं। दैट्स वाई दे शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसलिए इनके ठीक बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड दे शैल नेवर बी फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, और इनके ठीक बाद में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई। अब देखो अपनी बात शुरू करते हैं। पोएट्री की बात क्या है, शेड द कंगारू टू द डक। शेड द कंगारू टू द डक का मतलब ये हुआ बच्चों कि कंगारू ने कहा, तो द कंगारू शेड टू द डक का मतलब हो गया द कंगारू टोल्ड द डक। द कंगारू टोल्ड द डक, यानी कंगारू ने डक को कहा। या द का प्रयोग क्यों हो रहा दोनों के पहले, यह बच्चों द का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां बच्चों आप क्या करते हो कि दो अर्थों में द का प्रयोग करते हो। एक तो समझो आप, जैसे आपके पास में कोई कुत्ता है, तो कुत्ता बच्चों पर्टिकुलर कुत्ता आपका है, तो आप उसको कहोगे दैट डॉग, एक बात है। लेकिन अगर आप पूरी कुत्ता जाति का बोध कराना चाहते हो तो भी आप कहोगे दैट डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब आप में से दूसरा बच्चा मुझसे सवाल पूछता है कि सर अगर हम इसको यूं कहें ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो भी बच्चों बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो द है ना बच्चों, इसका प्रयोग आप तीन रूपों में करते हो, और तीनों बार इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो एक जैसा निकलता है। कैसे, जैसे जरा बताता हूं मैं आपको। पहले मैंने आपको कहा ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसका अनुवाद बच्चों ये नहीं होगा कि एक कुत्ता वफादार जानवर होता है, एक नहीं, सारे कुत्ते वफादार होते हैं। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, या जो ए डॉग शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, इसका प्रयोग होल कम्युनिटी के लिए हो रहा है। होल कम्युनिटी का मतलब पूरी जाति के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान दो बच्चों। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो कैसे लिखोगे आप, यूं लिखोगे, ए या डी है ना, छोटा करो इसको। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये सेंटेंस तो बच्चों ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही कुत्ते क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं। यानी ये डॉग का प्रयोग हमने किसके लिए किया बताओ, स्पेसिफिक सेंस में किया, जेनरिक सेंस में। जेनरिक का मतलब पूरी जाति के लिए, तो हमने बच्चों इसका प्रयोग जेनरिक सेंस में किया। दोबारा दूसरा सेंटेंस सुनना, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। बच्चों ये जो सेंटेंस है इसमें भी क्या है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल का मतलब भी होता है सारे कुत्ते वफादार होते हैं। तीसरा सेंटेंस बच्चों जरा देखना, डॉग्स, इस बार द नहीं लगेगा। ध्यान दो बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सामान्य परिस्थितियों में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। कैसे, जैसे ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, द का प्रयोग नहीं हुआ। यदि मैं द का प्रयोग करूंगा, द ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर सम पर्टिकुलर ट्रीज विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस व्हाइल अदर्स आर नॉट, जबकि दूसरे नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। कई बार आप कहते हो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जो ऑल इंडियंस बोलते हो, ऑल द इंडियंस नहीं बोलते हो, क्योंकि कुछ खास भारतीय ऐसे थोड़ी है जो आपके भाई बहन है कि साहब ये उत्तर भारत वाले तो दक्षिण वाले नहीं है।
है ना, जैसे कुमार विश्वास नहीं कहता या उत्तर दक्षिण भारत की काली पीली नर्सें, फिर वो पूरी पूरी नर्सें विरोध करती है उसका। तो कहने का मतलब बच्चों, इसको क्या कहते हैं, जबान का फिसलना कहते हैं, है ना, दिस इज द। तो आपको क्या है कि बहुत बोलो तो उससे पहले आपको तोल के बोलना चाहिए। खास तौर पे जब आप सियासत में हैं तो आपको एक एक शब्द को क्या करना चाहिए, पहले तोलो और उसके बाद में बोलो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तो ठीक है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब समझे, इसका मतलब कुछ खास हिंदुस्तानी हैं जो आपके भाई और बहन हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उनको आप अपना भाई और बहन नहीं मानते हैं। तो पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सामान्य परिस्थिति में द का प्रयोग नहीं होता, विशेष परिस्थिति में हो सकता है। कैसे, जैसे आप कहते हो साहब राजस्थान की गायें, हरियाणा की गायें, तो आप क्या कहोगे, द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान। हरियाणा की गायें राजस्थान वालियों से बढ़िया है। यहां बच्चों आप क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेट की गायों की बात कर रहे हैं, ठीक है। द गर्ल्स ऑफ द पंजाब आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ राजस्थान। तो आप यहां पर्टिकुलर स्टेट की गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो उससे मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप उसके आगे ऑफ लगा देते हैं या कोई क्लॉज या फ्रेज के द्वारा उस पीसीएन को क्या कर देते हैं, निश्चित बना देते हैं। इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको पीसीएन के पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा, साधारण परिस्थिति में नहीं किया जाता। क्लियर हो गया है। तो तीनों सेंटेंस है बच्चों। अब मैंने कहा डॉग्स आर यूजफुल फॉर, सॉरी फॉर, डॉग्स आर यूजफुल फॉर, क्यों, तो ट्रीज वाला था, आपको लिखना पड़ेगा डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। डॉग्स आर, ये लिखा आपने फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। एक बात और, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये तो शुद्ध है, और आपको दिया जाएगा ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, जो आपको शुद्ध लगेगा, दैट सीम्स टू बी करेक्ट बट एक्चुअली दैट इज नॉट करेक्ट, पर वो वास्तव में शुद्ध नहीं है। यूजफुल टू नहीं होता बच्चों, यूजफुल फॉर होता है। यूजफुल टू नहीं होता, यूजफुल फॉर होता है। कई के बाद टू भी आता है, जैसे लॉयल टू, जैसे वी आर लॉयल टू आवर कंट्री, हम अपने देश के प्रति क्या है, लॉयल हैं। तो लॉयल फॉर नहीं आएगा, लॉयल टू ही आएगा, ठीक है। लॉयल टू होता है, लाइबल टू होता है। लाइबल टू का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो संसद के प्रति हम क्या होते हैं, उत्तरदायी। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आप कहते हो संसद के प्रति। तो आंसरेबल टू, या आप कह सकते हैं लाइबल टू। तो देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है बच्चों विच आर फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशंस, फिक्स प्रीपोजिशन, जिनके बाद में कुछ खास प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। एनीवे, अब देखना आप क्या लिखा है, द कंगारू सेड टू द डक का मतलब हो गया द कंगारू टोल्ड द डक, माने कंगारू जो था, विशेष कंगारू जिसका कि इस कहानी में जिक्र किया जा रहा है, उसने डक को कहा, क्या कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस रिक्वायर्स, यानी तुमने मुझे एक ऑफर किया है कि साहब मुझे बैठा लो अपनी पूंछ के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड का मुझे करवा दो भ्रमण। तो वो कहता है कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल तो है, योर ऑफर और योर प्रपोजल इज दो एक्सेप्टेबल, हालांकि वो स्वीकार्य तो है, बट परंतु इट नीड्स और इट रिक्वायर्स सम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, कंसिडरेशन। क्या होता है कंसिडरेशन, आप कोई बात को यही तो कहो कि भाई ठीक है मैं सोच के जवाब दूंगा। आपको ये बोला गया कि साहब ये फला काम कर लो, तो बोलते आप कहेंगे कि ठीक है ये बात मुझे मंजूर है, जम रही है, परंतु मैं सोच के जवाब दूंगा। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कंसिडरेशन। तो दिस रिक्वायर्स सम लिटिल का मतलब थोड़ा नहीं के बराबर, बहुत कम। रिफ्लेक्शन का मतलब कंसिडरेशन माने विचार, ठीक है। तो दिस रिक्वायर्स सम लिटिल कंसिडरेशन, अर्थात परंतु इस बात के ऊपर थोड़ा सा विचार करने की दरकार है, परंतु इस बात पर जरा सा विचार करने की या गौर फरमाने की दरकार है। परहैप्स ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑन द होल ये एक फ्रेज है बच्चों जो अक्सर आपकी आती रहती है, तो आप इसको समझो, ये ऑन द होल। अब आप सोचते हो होल यानी क्या होता है, संपूर्ण, ऑन यानी पर, संपूर्ण पर नहीं। इसका मीनिंग होगा बच्चों इन टोटल। क्या मतलब होता है, इन टोटल माने कुल मिलाकर। परहैप्स यानी होता है शायद, परहैप्स यानी क्या होता है, शायद। एक बात और है बच्चों, जहां परहैप्स का प्रयोग होता है, ध्यान देना, ये परहैप्स, ये बच्चों परहैप्स यानी क्या होता है, शायद होता है। अब इस परहैप्स के साथ में बच्चों मे मॉडल का प्रयोग नहीं होता, यदि हो रहा तो उसे काट के विल करना चाहिए। कैसे, परहैप्स इट मे रेन टू नाइट,
शायद आज की रात बारिश हो सकती है। अब बच्चों आप बताओ, परहैप्स यानी क्या होता है? असमंजस। और मे यानी क्या होता है? असमंजस। एक वाक्य में 2 बार असमंजस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आपको कहना पड़ेगा परहैप्स इट विल रेन टुनाइट। मे को काट के विल करना पड़ेगा। परहैप्स शी विल ग्रांट मी लीव, शायद वह मुझको छुट्टी दे देगी। तो आप क्या करोगे? परहैप्स शी विल, ये तो सही है, और परहैप्स शी मे ग्रांट मी लीव, ये मे गलत है। तो परहैप्स के साथ में बच्चों मे मॉडल का प्रयोग नहीं करके कौन से मॉडल का प्रयोग करना चाहिए? विल का करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों आप समझ रहे थे क्या कि दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, माने इस काम को करने के लिए थोड़े से विचार करने की जरूरत है। परहैप्स यानी शायद, ऑन द होल माने कुल मिलाकर, इट माइट ब्रिंग मी लक। अब देखो बच्चों, यहां पर माइट का प्रयोग हुआ है, परहैप्स ऑन द होल। तो कायदे से तो मैंने कहा कि परहैप्स के साथ में मे मॉडल का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां बच्चों माइट का प्रयोग क्यों किया है? माइट का प्रयोग कब किया जाता है जानते हो आप? माइट का प्रयोग कब किया जाता है समझो बच्चों। ये शब्द है माइट, इसका प्रयोग यूं तो कई अर्थों में किया जाता है। जैसे मे का प्रयोग आप जानते हो, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टू नाइट, परमिशन, मे आई कम इन सर। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? तो परमिशन हो गई ना। ये जो माइट है बच्चों, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ध्यान देना, रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या शब्द बोला मैंने? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, जब संभावना बहुत कम होती है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। जब संभावना बहुत कम होती है, जैसे देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कोई बादल ही नहीं है। फ्यू यानी क्या होता है? ऑलमोस्ट नो। तो देर आर ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स इन द स्काई, देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल बिल्कुल कम है ना कि बराबर हैं, तो बारिश होने की संभावना बताओ कितनी है? कम है ना। तो आप कहोगे इट माइट रेन, आप कहोगे इट माइट रेन। अगर आप कहते हो देर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल हैं, तो बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो आप कहोगे इट मस्ट रेन, क्योंकि ज्यादा संभावना होती है तो उसको निश्चितता मानते हैं। और अगर आप कहते हो कि देर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, ए फ्यू बोला मैंने, फ्यू नहीं बोला, ए फ्यू, तो 50-50, तो आप क्या बोलोगे? देर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टू नाइट, आज की रात बारिश हो सकती है। तो बच्चों मे का प्रयोग कब होता है? कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट का प्रयोग कब होता है? मोर पॉसिबिलिटी यानी सर्टेनिटी के लिए। और माइट का प्रयोग कब होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्षीण संभावना, बहुत कम संभावना
होती है। तो ये कह रहा है कि परहैप्स यानी शायद ऑन द होल यानी कुल मिलाकर इट माइट ब्रिंग मी लक, यानी शायद कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इट माइट ब्रिंग मी लक, अर्थात ये मेरे लिए क्या लेके आएगी, सौभाग्य लेकर आएगी। क्या ये जो यात्रा है जो पूरी दुनिया की पूरी ब्रह्मांड की हम चक्कर काटेंगे, तो ये जो यात्रा है ये क्या होगी, इट शैल प्रूव टू बी लक्की फॉर मी, ये मेरे लिए लक्की सिद्ध होगी, ये मेरे लिए लक्की यानी भाग्यशाली सिद्ध होगी। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, परंतु इसमें एक आपत्ति मुझे दिखाई देती है। बट देयर सीम्स का मतलब होता है बच्चों, लेकिन प्रतीत होती है, बट देयर सीम्स, बट देयर सीम्स, इसको बट को एक बार आगे लाओ, बट देयर सीम्स है वन ऑब्जेक्शन, परंतु इस पूरे मामलात के अंदर मुझे क्या है, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन, एक आपत्ति, एक एतराज मुझे दिखाई देता है, विच इज जो है, इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। तो इसमें यह बताया गया है कि एक समस्या है, देयर इज ओनली वन ट्रबल, एक प्रॉब्लम है, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम दैट आई कैन से, दैट आई कैन एक्सप्रेस बिफोर यू, जो मैं आपके सामने प्रकट कर सकता हूं, अभिव्यक्त कर सकता हूं। इफ यू, ध्यान देना, इफ यू लेट मी, यदि तुम मुझे दो परमिशन, लेट यानी क्या होता है, परमिशन देना होता है। इफ यू लेट मी स्पीक, इफ यू लेट मी स्पीक, यदि तुम मुझे बोलने की परमिशन दो। सो बोल्ड का मतलब होता है इतना साहसपूर्ण तरीके से, यदि तुम मुझे बोलने की परमिशन दो। इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि इतना साहसपूर्ण तरीके से तुम मुझे बोलने की परमिशन दो, कहने का मतलब यह है कि मैं सच तो कह दूंगा, पर मुझे यह वादा करो कि आप मुझे सच कहने की इजाजत दो, आप इसका बुरा तो नहीं मानोगे, आप गुस्सा होकर के मुझे इसकी सजा तो नहीं दोगे। तो कहने का मतलब अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हो, अगर आप मुझे ये वादा करते हो कि आप मेरी बात से खफा नहीं होंगे, मेरी बात जो है आपको बुरी नहीं लगेगी, तो फिर मैं कहूं कि इसमें एक ऑब्जेक्शन है मुझे, विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जो यह है यदि आप मुझे निष्पक्ष और निडर होकर के बोलने की अनुमति देते हो, तो योर फीट आर, आपकी जो टांगे है ना, ये कैसी है, अनप्लीजेंटली वेट, ये बहुत गीली है। वेट यानी गीला होता है, अनप्लीजेंटली का मतलब ये सुहावनी नहीं है, ये तुम्हारी टांगे जो है बिल्कुल किचपिच है, अर्थात ये जो है कुछ असुहावने रूप से, अस्वाभाविक रूप से ये गीली हैं, एंड कोल्ड, और ये ठंडी हैं। तो ये तुम्हारी ये जो गीली और ये जो अनसुहावनी तथा ठंडी ठंडी टांगे हैं, ये मुझे को पसंद नहीं है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटाइज, और यदि तुम अपनी गीली टांगों को लेकर और इन ठंडी ठंडी टांगों को लेकर मेरे ऊपर बैठोगे, तो इट वुड प्रोबेबली गिव मी, तो शायद ये मुझे दे देगी, क्या दे देगी, द रूमेटाइज। रूमेटाइज बच्चों की बीमारी है, हड्डियों के जोड़ों में जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं, गठिया। तो यदि तुम मेरे ऊपर बैठोगे तो तुम्हारी ये जो गीली तुम्हारी जो ठंडी ठंडी और ये जो असुहावनी अस्वाभाविक टांगे हैं, तो दे वुड गिव मी द रूमेटाइज। तो रूमेटाइज का मतलब होता है रूमेटाइज, तो रूमेटाइज का मतलब क्या बताया, गठिया रोग मुझे दे सकती हैं, शेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, कंगारू ने कहा कि भाई ये तो मुझे गठिया रोग दे सकती है। शेड द डक, तो बच्चों द डक सेड, फिर आगे डक ने क्या कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, एज का मतलब होता है जैसे ही या जब, वेन आई सेट ऑन द रॉक्स, अर्थात जब मैं रॉक्स यानी चट्टानों के ऊपर बैठी, आई थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, कहने का मतलब वेन आई वाज सिटिंग ऑन द रॉक्स, अर्थात जब मैं चट्टानों के ऊपर बैठी हुई थी, तो एट दैट टाइम, उसी वक्त क्या हुआ था, आई थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, आई थॉट ओवर दैट थ्रोली, इस बात के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से विचार कर लिया है। अर्थात जब मैं चट्टानों के ऊपर विराजमान थी, बैठी थी, तभी मैंने इस समस्या के ऊपर क्या कर लिया था, बहुत अच्छे से चिंतन मनन कर लिया था। एंड आई बॉट, और मैंने खरीद लिए थे 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और सूखे, वर्स्टेड में ड्राई सॉक्स, और मैंने जो करेगा मतलब 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स का मतलब बच्चों मैंने 4 जोड़ी सूखे जुराब खरीद लिए हैं, विच फिट माई, जो बिल्कुल फिट आते हैं, माई वेब फीट नीटली, अर्थात जो मेरे वेब फीट है। वेब फीट जानते हो ये बच्चों, ये वेब है, वेब फीट का मतलब होता है, वेब जानते हो जैसे कॉप वेब यानी मकड़ी जाल, तो वेब का मतलब क्या होता है, वेब फीट, ये फीट है, तो वेब फीट का मतलब होगा जालीदार टांगे। तो जो मेरी जालीदार टांगे हैं, उन जालीदार टांगों के ऊपर ये बिल्कुल जो है नीटली, अर्थात बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल नफासत से
ये बिल्कुल फिट आते हैं। ये मोजों की, ये जुराबों की जो 4 जोड़ियां मैंने खरीद ली हैं, सूखे जुराबों की 4 जोड़ियां हैं, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो जालीदार मेरी टाइयां हैं उनके ऊपर बहुत नफासत से फिट आती है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए आई हैव बॉट ए क्लोक, और ठंड से बचने के लिए बच्चों मैंने क्या खरीद लिया है, ठंड से बचने के लिए मैंने जो एक ऊनी चोगा खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और तुम्हें गर्म रखूं इसलिए मैं हर दिन क्या करूंगी, एक बीड़ी पीऊंगी। एंड एवरी डे, और हर दिन, ए सिगार आई विल स्मोक, अर्थात आई विल स्मोक ए सिगार एवरी डे, और जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी तो तुम्हारे तन को तपिश देने के लिए, तुम्हारे तन को गर्माहट देने के लिए मैं क्या करूंगी, आई विल स्मोक ए सिगार एवरी डे, हर दिन मैं एक सिगार को स्मोक करूंगी। अब बच्चों एक बात और समझो, आपको कहा जाता है कि जिस सेंटेंस में एवरी डे आ जाए वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। अब मैं बता, देखो ध्यान सुनना, आई स्मोक ए सिगार एवरी डे, मैं हर दिन एक सिगरेट पीता हूं, ये क्या हो गया है, ये प्रेजेंट सिंपल है। दूसरा, आई स्मोक्ड ए सिगार एवरी डे, मैं हर दिन एक सिगरेट पीता था, ये पास्ट सिंपल है। एंड आई विल स्मोक ए सिगार एवरी डे, और मैं हर दिन एक सिगरेट पीऊंगा, ये क्या है, ये फ्यूचर सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस में बच्चों एवरी डे का प्रयोग होता है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। कितना परसेंट, 90%। बाकी बच्चों यदि किसी आप स्टोरी का वर्णन कर रहे हैं, किसी पास्ट इंसिडेंट का वर्णन कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का भी हो सकता है। और अगर आप किसी फ्यूचर इंसिडेंट, फॉर द कमिंग इंसिडेंट या आगामी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो वह सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो बताया गया कि एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, एंड आई विल स्मोक ए सिगार एवरी डे। क्यों? ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, ऑल टू फॉलो, इन ऑर्डर टू कीप यू, इसलिए क्यों बच्चों, ताकि मैं आपको क्या रख सकूं, इन ऑर्डर टू कीप यू हॉट, ताकि मैं तुमको बिल्कुल गर्म बनाए रखूं। टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, तुम्हारी शरीर का टेम्परेचर बना रहे। ऑल टू फॉलो, ये सब मैं करूंगी, ये बतका कह रहा है कि ये सब मैं करूंगा। टू फॉलो करने के लिए माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, अर्थात मेरा जो प्यारा कंगारू है उस कंगारू को फॉलो करने के लिए मैं ये सब करूं, ये सब चीजें जो है मैं करूंगा। शेड द कंगारू, कंगारू ने कहा ओके आई एम रेडी, कंगारू ने कहा बिल्कुल ठीक है तो मैं तैयार हूं। ओके आई एम रेडी अर्थात मैं बिल्कुल तैयार हूं। और इन द मून लाइट पेल, पेल का मतलब होता है हल्की। तो बच्चों जो हल्की चांदनी है, इस संपूर्ण हल्की चांदनी, इस संपूर्ण हल्की हल्की जो चांदनी है, ज्योत्सना है, इस ज्योत्सना में बच्चों क्या होगा, मैं तैयार हूं, हम घूमेंगे पूरी दुनिया के। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मैं डावाडोल नहीं हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस मी वेल, मेरे शरीर को बिल्कुल बैलेंस अर्थात संतुलित बनाए रखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। बट टू बैलेंस मी वेल, डियर डक, प्रिय डक, सिट स्टीडी, बिना हिले डुले बैठना है। हे डक, हे बतख, आपको मेरे शरीर के ऊपर बिना हिले डुले, देखो शब्द क्या लिखा है, स्टीडी, सिट स्टीडी का मतलब क्या होता है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो स्लो एंड धीरे धीरे, स्टीडी एंड लगातार। तो यहां बच्चों लगातार का मतलब यह है कि स्टीडी यानी होता बिना हिले डुले, स्थिर, स्टेबल, आपको बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठना पड़ेगा। सो दैट द बैलेंस ऑफ माई बॉडी कैन बी मेंटेन्ड, ताकि मेरे शरीर के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहां बैठना, मेरी पूंछ का टोरकिया जो है ना, टोरकिया का मतलब अंतिम छोर, तो मेरी पूंछ का जो अंतिम छोर है उसके ऊपर तुमको बैठना है। सो वे, और इसलिए बहुत दूर दे वेंट, वो चले गए, विद ए हॉप एंड ए बाउंड। हॉप एंड ए बाउंड का मतलब बच्चों उछलते कूदते, कूद फांद करते हुए वो दोनों बहुत दूर चले गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के बच्चों उन्होंने क्या किया, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, और उन्होंने पूरी दुनिया क्या किया, चक्कर काटा 3 टाइम्स अराउंड, पूरी दुनिया के चारों तरफ उन्होंने कितने बार चक्कर काटा, और बच्चों उन्होंने पूरी दुनिया के, है ना, 3 टाइम्स राउंड का मतलब 3 बार उन्होंने पूरी दुनिया के चारों तरफ चक्कर काटा। एंड हु सो हैप्पी, और बताओ इस दुनिया में कौन है जो उतना खुश है। ओ हु, अरे मुझे बताओ इस दुनिया में कौन है जो उतना खुश है। इज द डक एंड द कंगारू, जितना डक यानी बतका, एंड कंगारू मानी कंगारू, अर्थात बच्चों वो बतख और कंगारू जितने हैप्पी हैं। मुझे ये बताओ इस दुनिया के अंदर ऐसा दूसरा कौन प्राणी होगा जो उतना खुश होगा, जितने खुश कौन है हमारे, जितने खुश जो है हमारे कौन है बच्चों, जितने खुश हमारा कंगारू है और हमारा डक और कंगारू जितने प्रसन्न हैं, उतना प्रसन्न तो इस दुनिया में
और कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि योर पोएम इज कंप्लीट, आपकी कविता बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और ये एडवर्ड लियर महोदय के द्वारा बच्चों कविता लिखी गई है। और इसके बाद में आपको बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हम, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो बच्चों आप जानते हैं कि उस चैप्टर का नाम क्या होगा, तो कौन से डिलीटेड हैं कौन से नहीं हैं ये तो आपको पता है। तो बच्चों आप ये देखो, रीच फॉर द टॉप आगे वाला चैप्टर होगा। वी विल स्टडी रीच फॉर द टॉप नाम का जो चैप्टर है, इसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये बच्चों एक संतोष यादव है, तो क्या करती है, तो बच्चों उसके बारे में देखो थोड़ा सा यहाँ। बिफोर यू रीड, आगे वाली इस पे आ जाओ आप, पेज नंबर 99 के ऊपर तो लिखा हुआ पार्ट 1 संतोष यादव। थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूं। बिफोर यू रीड यानी उससे पहले तुम पढ़ो थिंक फॉर ए वाइल, थिंक फॉर ए लिटिल टाइम। थिंक फॉर ए लिटिल टाइम माने थोड़ी सी समय के लिए सोचो। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons, और 3 से लेकर के 4 आदमियों की क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, शेड्यूल बनाओ, फेरिस्त बनाओ। यू आइडोलाइज, जिसको कि तुम क्या मानते हो, अपना आइडियल मानते हो। आइडोलाइज का मतलब होता है जिसे तुम अपना आइडियल मानते हो, जिसको अपना आदर्श मानते हो, या जिसे तुम जो पूजते हो, वर्शिप करते हो, ऐसे जो है आप 3 या 5 आदमी की सूची बनाओ। और एडमायर वेरी मच, या जिनकी तुम बेहद प्रशंसा करते हो, फॉर देयर अचीवमेंट्स माने उनकी लब्धियों के कारण। 3 या 5, 3 to 5 पर्सन, 3 से लेकर के 5 ऐसे आदमी की फहरिस्त बनाओ जिनकी लब्धियों के कारण, जिनकी उपलब्धियों के कारण आप क्या करते हो, यू आइडोलाइज देम और यू ऑलवेज एडमायर देम, तुम हमेशा उनकी तारीफ करते हो। योर आइडोल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, और जो तुम्हारे आइडोल हैं, तुम जिनके फैन हो, समझे, आप कहते हो कई बार मेरा फेवरेट, ये जो है फला एक्टर जो है मेरा फेवरेट है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी फेवरेट है, आपका जो भी आइडोल है, दैट मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर और दैट मे बी फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ लाइफ, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। जैसे कोई कहेगा साहब स्पोर्ट्स में फला खिलाड़ी को मैं पसंद करता हूं, टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा, और एक दूसरी और है वो साइना है, तो कोई उसको पसंद करता है। मेडिसिन, कोई बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप किसी को अपना आदर्श मानते हो। मीडिया, कोई बेहतरीन पत्रकार है ना, तो उसको आप मानते हो। और आर्ट में क्या है बच्चों, आर्ट कला है, तो कला में तो ये फिल्मी है ना, लता मंगेशकर और क्या है अमिताभ बच्चन और न जाने कौन कौन, वो सब आर्ट में आते हैं। एंड कल्चर, और इन द फील्ड ऑफ कल्चर, संस्कृति, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति को आइडोल मानते हो वो टीचर ही हो, ये जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर या कंपाउंडर हो, वो कोई भी फील्ड का हो सकता है ना। दैट मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर और एनी फील्ड ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस, फिर आपका टीचर आपके साथ क्या करेगा, डिस्कस करेगा। कौन करेगा, कौन टीचर है, मैं ही तो हूं, मैं ही करूंगा, और कौन करेगा, तो योर टीचर विल देन, आई विल देन डिस्कस योर चॉइसेस, फिर मैं आपकी जो चॉइसेस है, अर्थात जो आपकी चॉइस है, उसके बारे में फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा विद यू, आपसे, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, हु द टॉप 5 आइडॉल्स ऑफ योर क्लास आर, कि आपकी क्लास के, फिर हम जो है ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो कौन से ऐसे 5 व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक व्यक्तियों के आइडॉल हैं, यानी ज्यादातर लोग जो है, जो मेजोरिटी है, वो किसे अपना आइडॉल मानती है। जैसे मान लो अपन डॉक्टर कलाम की बात करते हैं, तो साहब विद्यार्थी 50 है, और 50 में से हम देखते हैं कि साहब 50 में से जो है 25 ने तो डॉक्टर कलाम को माना, तो बाजी कौन मार गया, वही मार गया सबसे ज्यादा वाला। तो इस तरीके से बच्चों ये बातें होंगी। आगे इसमें बताया, देखो, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एकमात्र ऐसी महिला पूरी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड एंड नॉट अबाउट ओनली इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां बताया गया, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, इकलौती औरत पूरी दुनिया में, हु हैज स्केल्ड, जिसने क्या किया बच्चों, हु हैज मेजर्ड, जिसने मापा है, जिसने क्या किया है, चढ़ाई की है, किसको, माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस यानी 2 बार, वॉज बोर्न इन ए सोसाइटी, उसका जन्म हुआ था एक ऐसी सोसाइटी में, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहां एक बेटे के जन्म को माना जाता था ईश्वर का आशीर्वाद,
और बेटी के जन्म को माना जाता था अभिशाप। एंड ए डॉटर, और एक बेटी, दो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्स, हालांकि बेटी को एक अभिशाप तो नहीं माना जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन बेटी का आमतौर पर क्या नहीं होता था बच्चों, बेटी का आमतौर पर स्वागत नहीं होता था। एक ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ था। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं जी, आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।